बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो गए हैं और वो लोग अब क्या मुंह दिखाएंगे जेड़े मियाँ नवाज शरीफ को सजा देकर बैठे हुए थे। अभी मियाँ साहब की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, लेकिन पाइन खुशखबरी ये है कि 3 बार का वज़ीर आज़म जो है उसकी चौथे बार वज़ीर आज़म बनने की राह में जो रुकावटें खड़ी थी उनमें से 2 रुकावटें निकल गई। 1 नहीं 2 निकली हैं। ये सारा इशू है जिसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं जब ये कहा करता था कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, तो बाकी तो छोड़ें कि किसी और ने मानना था या नहीं मानना था। आप यकीन करें कि मुस्लिम लीग नून के लीडर ये पूछते थे कि भट्ट साहब तुसी किवें गल करते हो, तो मैं उनसे कहता था कि यार मैं आपको यानी वो ये समझते थे कि हमारे मैंने कोई इन्फॉर्मेशन है, छोटी मोटी होती भी सी है नहीं आगे इन्फॉर्मेशन इसी होती, लेकिन जो असल बात थी ना वो ये थी मियाँ नवाज शरीफ के नसीब की। मैंने इससे ज़्यादा खुश नसीब आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अल्लाह ताला सबको मियाँ नवाज शरीफ वर्गा नसीब दे दे भाई। यानी सारे मुखालफ रल के एक पासे हो जाते हैं, वो कला फिर भाई ने निकलना है। सजा होती है तो जाके लंदन में काट लेता है, सजा होती है तो जाके महल में काटता है, बीवी बच्चों समेत काटता है। तो ये सर नसीब है सर उसका। मैं सच्ची बात है, मैं तो ये बात कहूँगा। बाल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना मुस्लिम लीग नून के लीडर कायद और पाकिस्तान के साबका 3 बार की ज़्यादा 4थी बारी बने जा रहे हैं भाजी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो उनकी एवन फील्ड रेफरेंस जो था ना जिसमें उनको सजा हुई थी उसमें बाइज्जत बरी हो गई। ये रेफरेंस जो है ये जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में चल रहा था जहाँ पर इनको सजा हुई थी। एक जो दूसरा यानी एक पत्थर हट गया, दूसरा पत्थर सुन लो वो भी हट गया। वो था जनाब फ्लैगशिप रेफरेंस। फ्लैगशिप रेफरेंस जो था उसमें जज अरशद मलिक मरहूम जिन्होंने बाद में आकर ये बताया था, जज अरशद मलिक मरहूम ने ना एक्चुअली 2 केसेस में मियाँ साहब के केस सुने थे। एक में सजा दी थी, दूसरे भाई ने बरी करता सी। अब जिसमें बरी कर दिया था ना वो था फ्लैगशिप रेफरेंस। ये फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने दरख्वास्त दी थी मियाँ नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ। आज उन्होंने वो दरख्वास्त भी वापस ले ली है कि सीनियर केस कंटेस्ट करना क्योंकि ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, तो लिहाजा वो दरख्वास्त भी वापस हो गई। अब सिर्फ एक केस रह गया सर, और वो है मियाँ नवाज शरीफ का अल अजीज़िया के हवाले से, जिसमें मियाँ साहब अभी तक सजा याफ्ता हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, अभी तक मियाँ साहब सजा याफ्ता हैं अल अजीज़िया में। लेकिन ये जो 2 पहले केस खत्म हो गए, देखे ना 3 रुकावटें थी, वैसे 4 हैं रुकावटें, लेकिन 3 जो मेन हैं उनमें से 2 में से आप बाइज्जत बरी हो गए। तीसरी जो है वो सर मेरा ख्याल है इसी हफ्ते शायद वो फिक्स हो गई है, तो उसमें भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो मेरे पास कानूनी लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई थी, तब भी हुई थी अब भी हुई थी, और उसमें भी भाई जेड़े ना वो बरी हो जाएंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब, ठीक है। मुझे ये ऐसा महसूस होता है, लेकिन फैसला ज़ाहिर है हाई कोर्ट ने करना या मुतलका जज ने करना, मैं नहीं करना। मैं तो एक टेवा ला रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें से बरी हो जाएगी, एक चीज़ रह जाएगी सिर्फ सर उसके बाद, और वो ऑलरेडी मेरे ख्याल के मुताबिक मामला हो चुका है सीधा। वो मामला क्या है? वो मामला ये है कि पनामा में से अकामा निकाला गया था, याद कीजिए, और वो पनामा में से अकामा निकाल के तो जनाब मियाँ नवाज शरीफ को कि तू पुत्र दे को तनहा ले सकना सा, पर तू नहीं लेती और शो भी नहीं की, लिहाजा हम आपको ताहयात नहल करते, ताहयात नहल करते हैं यार। यानी वो एक ऐसा बंदा जेड़ा तनहा नहीं ले रहा, देखिए ना, मैं पैसे नहीं ले रहा, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो मेरे होंगे ना। जब तक वो मेरे बेटे के अकाउंट में, बुढ़ी के अकाउंट में, या फर्ज करते हैं कि अपना क्या कहते हैं भरा दे अकाउंट या कंपनी के अकाउंट में है, वो मैं वो टैक्स खाली पे करना है भाई। मेरा तो इनकम टैक्स ता बनेगा ना जो मेरे अकाउंट जाएंगे। तो जब मैं किसी चीज़ पर टैक्स ही पे नहीं कर रहा तो मैं शो कैसे करूँ? मामला तो इसलिए है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो 5 का डोला था सर, 5 का डोला ताग ला के बैठा सी कि मियाँ नवाज शरीफ को निशान इबरत बनाना। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। देखिए बात यह है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कोई सोच सकता था उस वक्त कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इस तरह से तड़ातड़ बरी होएगा, ठीक है, और वो बरी हुए। रौनक का आलम क्या था? ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये कहा कि हम जो है ना वो यानी लोहे के चने हैं, इस तरह की गल को की, पॉलिटिकल बयान दिया।
وہ भाई ने बुला लिया वो बाबे डैम वाली सरकार ने, उन्हें कहा तू ये गल्ला की करना है। अब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो तो या जस्टिस हो, मैं कहता हूँ सिविल जज भी हूँ, आप मतलब सिर्फ जज पाना लेना हो, बाकी जिस भी पोजीशन पे आप जज की हैसियत से बैठे हैं तो सर आपकी इज्जत करना, आपकी रिस्पेक्ट करना भाई हर पाकिस्तानी के ऊपर लाजम है। अब ये बात ख्वाजा साहब के साथ या किसी भी आम आदमी के साथ साकिब निसार की सामत का आदमी करे कि तू एडा तू क्या कहते हैं लोहे के चने वाली बात वाला और ज़रा तड़ी तड़ी लाने की कोशिश करे तो अगला बर्दाश्त करेगा? वो सर जज की कुर्सी पर बैठे यार, आपका नहीं है, ठीक है, आपके उस ओहदे का है। तो ख्वाजा साहब ने सॉरी किया था, मुझे इसी तरीके से याद है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, और बड़ी मुश्किल से सॉरी किया था, बड़ा ख्वाजा साहब ना, एक ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े एक ज़ीरक किस्म के सियासी कारकुन हैं, उनके साथ जो है वो मेरा एक यानी नज़रियाती किस्म का आर्गूमेंट गुफ्तगू की हद तक रहता है और वो रहेगा। वो एक सेंटर राइट के आदमी है, मैं लेफ्ट का करेक्टर हूँ, तो वो तो मेरा रहेगा, लेकिन मैं उनकी सलाहियतों से बाकायदा इंस्पायर हूँ बतौर सियासी कारकुन के। वो जिस तरह से अपनी चीज़ों अपना सर्वाइवल मुमकिन बनाते हैं ना, वो बड़ी अहम चीज़ है। बहरहाल इस बात को छोड़ते तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिन 5 लोगों ने सलाह दी थी, भाईन आज दसो वो कितने ने? आज वो 5 लोग बताएं जिन्होंने पनामा में से कामा निकाला था। एक बात उसमें भी बल्कि पनामा में से कामा में मैं थोड़ा सा उस बात को भूल गया, वो बता दूं कि उसमें ऑलरेडी एक कानून साजी हो चुकी है जिसके मुताबिक जो शख्स भी 62(1)(f यानी जो शख्स भी एक किसी ऐसी दफ़ा के तहत नाहल होगा जहाँ पर ये ना लिखा होगा कितने साल के नाहल है, तो वो 5 साल मुद्दत तसव्वुर की जाएगी। तो मियाँ साहब ने 2017 किया सी इन्होंने नाहल, ठीक है, तो अज सर 2023 आ गया तो ये 6 साल लंघे, लिहाजा मियाँ साहब जो है ना उसमें से भी बरी हो चुके हैं मेरी ख्याल के मुताबिक। बाकी ज़ाहिर है जब मियाँ साहब कागज़ जमा कराएंगे तो लोग चैलेंज करेंगे और फिर मुखालिफ चैलेंज करेगा तो अगो फिर आरओ या फिर अगली अदालतें फैसले करेंगी। मेरा ये अपना मानना है कि मियाँ साहब उसमें से भी बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो एक ही रुकावट बाकी बची है और वो है जनाब अल अज़ीज़िया की, और उसमें भी मेरा ख्याल है कि चीज़ें बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। तो सर पार्टी तो होगी अब शुरू, ये है एक साइड। अब मैं आपको यानी सीन का जो पिक्चर है उसका एक सीन बताया, पिक्चर अभी शुरू नहीं पाए, पार्टी अभी शुरू होने वाली है, वो भी बताऊंगा कैसे शुरू होगी। लेकिन फिलहाल ही सुने, एक सीन सुन लिया, दूसरा सीन सुनो। एक शख्स था रौनक भरा, वो कहता था मैंने वापस आ लेने नवाज शरीफ तेरा मैं एसी लाना, मैं इतने बल्ले मारूंगा और मैं फांसी लगा दूंगा। अल्लाह माफ़ करे, इस रौनक के साथ गुफ्तगू करते था, इस रौनक के साथ चलता था। सर आज उस शख्स की दरख्वास्त एक खतून जज के बारे में उनके जो नाजेबा या तौहीन अमेज़ रिमार्क्स थे उस पर उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मैंने बरी कर दो, सर वो रिजेक्ट हो गई है। और आज के दिन मियाँ नवाज शरीफ जिसको वो इबरत का निशान बनाने चला था, भाईन वो बाइज्जत बरी हो रहा है हाई कोर्ट से। ये निज़ाम क्या है, ठीक है, ये समझने वालों के लिए निशानियाँ हैं। अगर आप समझ जाएं, रौनक नहीं करनी, तकब्बुर नहीं करना कभी भी। जो रौनक करे, जो तकब्बर करे, सर समझ लो ओदे दिन जड़े ना भाई ना वो गिने गए जे। अब आप देख लें हालत उनकी ये है, भलवान एडा सी कि आप ही कहना मैं इलेक्शन नहीं लड़ना, आज अनाउंस कर दिया ना वो बाकायदा तौर पर उसने, क्या कहते हैं अली ज़फ़र जो हैं एडवोकेट और सेनेटर हैं, उन्हें अनाउंस कर दिया। उनका जनाब कि इमरान खान जो है ना वो आर्जी तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी अपनी पार्टी का, ठीक है, और उनकी जगह पे अली गौहर जो है वो आर्जी तौर पर चेयरमैन होंगे पीटीआई के। सर गुजारिश ये है कि इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर ये वक्त आया। अभी तो कोई मार्शल्ला नहीं है ना, अभी तो अदालतें आज़ाद है, अभी तो आप बात कर सकते हैं। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उसमें परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल्ला था और दोनों पाकिस्तान से बाहर थे, बीबी भी बाहर से और नवाज शरीफ भी बाहर थे।
اور یہاں پر ایک قانون لایا گیا پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002 جس کے تحت یہ کیا گیا کہ جو شخص سزا یافتہ ہوگا وہ پارٹی کا عہدیدار نہیں رہ سکے گا، اگر ہوگا تو پارٹی ان رجسٹرڈ ہو جائے گی، پائن ان کی کریے۔ تو دونوں نے پھر حل نکالا سر، حل یہ نکلا کہ میاں نواز شریف کی جگہ کے اوپر ایک اور شخصیت جو جوید ہاشمی تھی ان کو صدر بنایا گیا، یہ جو ہیں اپنا راجہ ظفر اللہ وہ چیئرمین بنے، میاں صاحب کو سرپرست اعلیٰ رکھا گیا۔ اسی طرح بینظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنائی جس کا صدر بنایا مخدوم امین فہیم کو، آج کل اس کے صدر جو ہیں وہ اسد زرداری صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھی اس کی چیئرپرسنشپ۔ تو سروائیول کی لڑائی تھی پائن، انہوں نے جدوجہد کی تھی، ایتے پائی ہتھیار سٹ کے بہ گیا ایڈا سپورٹس مین، ہتھیار سٹ کے بہ گیا او ڈر کے۔ بھائی اب بھائی پارٹی شروع ہوئی ہے، ہڑا نا ذرا، ہوں میدان چ ہلے مار کے دہا نا، اب تو معاملہ ہے سروائیول کا، تو آئیں آگے، لیکن نہیں، ڈر کے بیٹھ گئے ہیں، دلی چھڑ گیا۔ آپ ہار جائے، یہ نہیں الیکشن ہوتا ہے کوئی جیتتا کوئی ہارتا ہے، میرے خیال میں الیکشن آپ تب ہارتے ہیں، یا آپ تب ایکچولی تب ہارتے ہیں جب آپ دل ہارتے ہیں، ٹھیک ہے، او پائن دل ہار گیا۔ لہٰذا جو میاں نواز شریف ہے انہیں پائن کی میں سروائیو کیتا، دیکھا وہ کسی طرح بھی اپنے راستے نکالتے نکولتے، قسمت کی کہانی جو ہے اپنی جگہ پہ، قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہے، وہ ایک الگ بات ہے، رب تعالیٰ نصیب لکھانا لایا، وہ ظاہر ہے وہ کوئی کسی کا نصیب کھو نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ اپنا بھی تو ایک بندے کا کوئی چال ہوتی ہے نا، اپنا بھی تو کوئی ٹورا ہوتا ہے نا، تو وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کروایا ہے جن حالات کے اندر، آپ یقین کریں کہ میاں صاحب کی فیملی یعنی بیوی ڈیتھ بیڈ پہ، ٹھیک ہے، باہر یوتھیے نعرے مار رہے ہیں، اندر وڑن کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اب میرا دل کرتا ہے میں انہوں نے وڈیاں جی کو 4-5 سناواں، لیکن میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، اس لیے کہ جو انہوں نے کیا تاریخ ان کو جس زبان میں یاد کر رہی ہے، میں اب اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو یہ کنڈیشن تھی، وہ کلثوم میں باؤ جی، وہ ذرا یاد کریں وہ لمحے، اس کرب کے عالم میں میاں صاحب آئے پاکستان، بیٹی سمیت اندر گئے، ٹھیک ہے، میاں صاحب بھی اندر، بیٹی بھی اندر، بیٹے لندن میں، بیوی بیمار، ماں بیمار، ماں دے بھی پرچہ دیتا، پرا بھی اندر، پتیجا بھی اندر، پتیجیاں دے بھی پرچے، اس خاتون پر بھی مقدمہ جو کبھی کسی سیاست میں انوالو نہیں ہوئی، حمزہ شہباز کی والدہ کی بات کر رہا ہوں، نصرت شہباز، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ کر کے اس میں بھی سروائیو کیا نا، تو ایتے کی ہوا پائے، صرف ایسا ہی ہوا نا کہ جناب آپ کو خطرہ ہے کہ آپ چونکہ نااہل ہو چکے ہیں ایک کیس کے اندر، تو لہذا پارٹی ان رجسٹرڈ ہو جائے گی، یہی بات ہے نا، تو کوئی دوسرا راہ نہیں کڈیا، سیدھے ہتھیار سٹتے پائے نے، سیدھے۔ تو ایک میاں نواز شریف ہے سر، وہ آج تحریک کے کٹہرے میں جیتا ہوا کھڑا ہے۔ ایک یہ ہے عمران خان جو سازش کر کے آیا تھا 5 کے ٹولے کے ساتھ، نگران جج بہا دو پائن ہوتے، فٹافٹ فیصلہ کرو، 6 مہینے فیصلہ کرنا ہے، 3 مہینے، پھر 3 مہینے، یاد کیجئے وہ ایک ایسا دور تھا، اور سارے ٹی وی چینل، تمام ٹی وی چینل سر، صبح دوپہر شام تڑا تڑ توتے بیٹھے ہوئے، ٹر 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 ٹر، اینٹی میاں نواز چلی جا رہا تھی، پرو عمران چلی جا رہا تھی۔ آج جو لوگ بات کرتے ہیں آزادی اظہار کی کہ جناب فلانے نو انج ہو گیا، فلانے نو انج، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں کسی کی آزادی اظہار چھیننے کے حق میں کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پائن او ویلا بھی تو یاد کرو جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا تھا، انہوں نے ان کو پوچھے گا۔ اب ایک سوال ہے میرا، میاں صاحب بری ہو گئے، مبارک ہو جناب، اگلے کیسے بھی بری ہوں گے، مبارک ہو جناب۔ میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے جناب، مبارک ہو جناب۔ 2 سری بن گئے جناب، 2 باری 10 باری مبارک ہو جناب، ساری گلہ ہو گئی ہے پائن۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ تجربہ کیا کیوں تھا، اور جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا تھا، میاں نواز چنگی بھلی حکومت چل رہی، چنگا بھلا ملک ٹر پیا سی نواز شریف کے ہوتے ہوئے، وہ اے پنگا لیتا کیوں سی کہ انہوں ٹھا دیو تے لاڑلا لے آؤ،
کتنے ہزاروں ارب روپے کا نقصان ہو. پاکستان کتنا پیچھے چلا گیا. یہ 6 سال اس کی ریکوری کرتے کتنا ٹائم لگے گا. جو ذمہ داران ہیں وہ آج بھی سرکاری خزانے سے, آپ کو میرے ٹیکسوں سے, جنہوں نے ہمیں لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں ڈالا, جنہوں نے ہمیں مہنگی بجلی کے عذاب میں ڈالا, جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی واپس آئی, جن کی وجہ سے پاکستان میں بے روزگاری بڑھی, سر وہ لوگ آج بھی آپ کے میرے ٹیکسوں سے وڈیاں پینشنز لے رہے ہیں اور مرات لے رہے ہیں, جنہوں نے یہ تجربہ کیتا. ان کو پوچھے گا, پوچھنا چاہیے نا کہ نہیں پوچھنا چاہیے. تو اب یہ کون پوچھے گا